नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन ही सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिसमें महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की आत्मकथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देवी दुर्गा की आत्मकथा के नाम से। साथियों, आप 2 भाग इसके देख चुके हैं। आज मैं तीसरा भाग लेके आया हूँ, कहानी का वो भाग जहाँ पर देवी दुर्गा बताती हैं कि उन्हें नगर बधू बना दिया गया। उसके बाद उनका भारत विजय अभियान कैसे चला और कैसे वे हड़प्पा में प्रवेश किया। इसके उपरांत दुर्ग विजय का चक्रव्यूह यानी दुर्गा नाम उनका कैसा पड़ा, ये आप सभी को पता चला। तो साथियों, यहाँ पर आज हम आगे चल रहे हैं उससे, क्योंकि जब मैं ये कहानी में चला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप तक ये पूरी कहानी पहुँचे। तो इस आत्मकथा में विष्णु पुराण की रचना कैसे हुई यह आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ कैलाशपति के सभा कक्ष में लक्ष्मी कैसे पहुंची ये पता चलेगा, और विष्णु पुराण का तीसरा चरण कैसे पूरा हुआ, और विष्णु की योजना का दूसरा अध्याय यानी क्या है, ये क्रमशः इस वीडियो में आप देखेंगे। और आपको बड़ा ही मजा आने वाला है कि वास्तव में दुर्गा के साथ क्या घटना हुई थी, वो अबीती क्या थी जो दुर्गा के साथ हुई। ये पुस्तक है आपके सामने, महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर समय न गंवाते हुए, क्योंकि ये पुस्तक हमें पौराणिक कहानियों की सच्चाई से रूबरू कराती है। आइए चलते हैं। नारद के परामर्श से विष्णु ने एक नई योजना बनाई। इसी योजना का नाम है विष्णु पुराण। इस योजना के प्रथम चरण में विष्णु ने मुझे महाराजाधिराज कैलाशपति शंकर को भेंट कर दिया। शंकर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो यही महामाया है। इसी ने पूरे हड़प्पा में हड़कंप मचाया और अब आ गई कैलाश पर। ठीक है, इसे कुछ दिनों तक मेरे ही पास रहने दो, मगर इससे मेरा काम नहीं चलेगा। जाओ और भेज दो अपनी लक्ष्मी को। महाराजाधिराज कैलाशपति शंकर का यह आदेश विष्णु की छाती में चुभकर अटक गई। फिर भी विष्णु ने दोनों हाथ उठाया और अभिवादन कर चल दिया। इसे ही कहते हैं विष कुंभम पयोमुखम, छिपा हुआ दुश्मन, जो खुले दुश्मन की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। आप इसे आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं, जो काटता है और छिप जाता है। आगे चलते हैं। विष्णु की योजना का दूसरा अध्याय क्या था, और जब यह दूसरा अध्याय आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मिशन क्या था, टारगेट क्या था। कैलाश से लौटने के बाद विष्णु ने अपनी लक्ष्मी को महाराजाधिराज शंकर के पास पहुंचा दिया। साथ में विष कन्याएं भी गई। इस बार शंकर ने विष्णु से कुछ नहीं कहा, न खुशी न रोष। विष्णु को समझते देर नहीं लगी। पहले की तरह इस बार भी अभिवादन किया और लौट गए अपने शिविर में। कुछ दिनों बाद शंकर ने आधे से अधिक विष कन्याओं को अपने सैनिकों के बीच वितरण कर दिया। साथ ही उसे पूर्ण और यौन सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दे दिया। सबों ने गृहस्थी बसा ली। इससे उत्पन्न संतान नागवंशी मूल निवासी कहलाए। आगे चलकर जन्मेजय ने नागवंशियों को जिंदा जला दिया, नाम दिया नाग यज्ञ। क्योंकि आप सभी को पता है, हमारे नाग समाज में पौराणिक काल में पुस्तकों में लिखा गया है कि नाग यज्ञ हुआ था, जिसमें एक एक नाग आते थे और अपने आप जलकर भस्म हो जाते थे, स्वाहा हो जाते थे। और यदि आप सभी कमेंट कर कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो मैं उस कहानी का, उस यज्ञ वाली कहानी को भी उस पौराणिक कथा से लाकर जो ये नाग यज्ञ हुआ था उसकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि कोई भी मन में आपकी जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। जैसा कि कहा था कि कैलाशपति की सभा में कक्ष में लक्ष्मी, यानी कैलाशपति के यहाँ लक्ष्मी कब आई, कैसे आई, ये अब आपको यहाँ से मालूम चलेगा। एक दिन लक्ष्मी को शंकर ने अपने सभा कक्ष में बुलाकर कहा, हे विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैंने विश्व के समस्त देशों का भ्रमण किया है, अनेकों अंतरराष्ट्रीय समारोह में भाग लिया है। कहीं भी विष्णु जैसा गिरा हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा है।
राज्यों का विस्तार करना वीर पुरुषों का लक्षण अवश्य है, पर अपनी बहन बेटियों को वैश्या बनाकर राज्य पर अधिकार करना हिजड़ों का काम है। तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा विष्णु एक दिन मोहिनी बनकर मेरे पास आया था। मैंने उसे देखा और दूर से ही पहचान लिया। फिर भी मैंने उसके मन रखने के लिए पीछा भी किया। उसने मुझे और मेरे गुप्तांग की खूब प्रशंसा की, अभिवादन किया और लौट गया। मैं समझता हूँ उसने काफ़ी शर्मिंदगी का अनुभव किया है। तुम जाओ और विष्णु को पुरुषत्व का अनुभव कराओ। शेष इन विषकन्याओं को अभी अपना फन मारने दो। विष्णु पुराण का तीसरा चरण यहाँ से शुरू होता है और देखेंगे आपको कैलाशपति के सभा कक्ष में लक्ष्मी की उपस्थिति में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और आप सभी को आभास हुआ होगा कि वास्तव में जब मोहिनी बनकर शंकर जी के पास गए थे विष्णु जी, वो भी कहानी शंकर जी ने बताई और आप सभी को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि वास्तव में कोई ये कहानी सुना रहा है और ये कहानी वास्तव में उस सत्य कहानी से जो लिखी गई है पौराणिक कथाओं में उससे मिलती जुलती प्रतीत होती है। फिर विष्णु पुराण का जो तीसरा चरण है, दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा 16 साल की थी। विष्णु और नारद ने उसे देखा, कैलाशपति के लिए पसंद आ गई। यानी विष्णु और नारद ने देखा और कैलाशपति के लिए इसे पसंद कर लिया, यानी शंकर जी के लिए पसंद कर लिया। कितने अच्छे व्यक्ति थे ये दोनों लोग। ब्रह्मा और नारद ने दक्ष प्रजापति की सहमति से कैलाशपति शंकर के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वीकृति मिली और बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। महाराजा धीराज शंकर अब भोले शंकर हो गए। पहले वो शंकर थे, अब वो भोले शंकर बन गए। इस खुशी के मौके पर उन्होंने इंद्र को मुक्त कर दिया। पहले जो इन्होंने, आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा कि उन्होंने इंद्र को बंधक बना लिया था और जेल में डाल दिया था। और यहाँ पे जब वो पार्वती यानी उमा को पा गए, जो 16 साल की कन्या को, तो हमारे शंकर जी प्रसन्न हो गए, मस्त हो गए। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, तो लाओ इसको, इंद्र को छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने इंद्र को छोड़ दिया, साथ ही उनका राज्य भी वापस कर दिया कि ले जाओ तुम, अब अपना राजपाट करो, काहे परेशान हो, अब आगे से ऐसा ना करना, तुम रिश्तेदार हो हमारे। तो फिर हम विष कन्याएं भी इंद्र के साथ हड़प्पा आ गई, यानी उन्होंने उन विष कन्याओं को भी दे दिया कि ले जाओ और मौज करो। और हड़प्पा पहुंचकर अब हम लोग मोहनजोदड़ो विजय की तैयारी में जुट गए। यानी कि मोहनजोदड़ो की विजय कैसे प्राप्त की जाए ये दुर्गा जी बता रही हैं, उसकी तैयारी में हम सभी लोग जुड़ गए। मोहनजोदड़ो का निरीक्षण किया गया। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा और उद्योग हड़प्पा से कई गुना अधिक विकसित था। यहाँ के बने सामान दजला और फरात के शहरों में बिकते थे। अरब सागर की ताजी मछलियाँ यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते थे। यहाँ भी हम लोग हड़प्पा तर्ज के विजय के तर्ज पर सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। कैलाशपति की सहमति तो हमारे साथ थी ही, यानी कैलाशपति को उमा जब इन्होंने रिप्रेजेंट कर दी, उमा के रिप्रेजेंट करने के बाद कैलाशपति ने सहमत कर दी कि जाओ तुम लोग मोहनजोदड़ो की विजय कर लो, मेरा साथ तुम्हारे साथ है, क्योंकि अब तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम हमारे ससुराल पक्ष के लोग हो, तो आप लोग जो करोगे हमें अच्छा लगेगा। फिर विधान निर्माण, यानी विधान का निर्माण कैसे हुआ यह भी दुर्गा जी बता रही हैं। तो विधान निर्माण का दायित्व तो ब्रह्मा के पुत्र मनु को दिया गया। मनु के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग अक्सर बातें करते हैं, मनुस्मृति, मनुवाद, मनुवादी, ऐसी बातें करते हैं। तो ये वही मनु थे जिन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया था। और यहाँ पे लिखा गया है कि विधान का निर्माण, तो विधान माने जो हमारे नियम, कल्चर, जिसे संविधान कहते हैं हम आज, वही पहले विधान हुआ करता था। वो विधान कैसे ब्रह्मा जी के बेटे पुत्र मनु को दिया गया था, तो कैसे निर्मित हुआ था ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विधान निर्माण का दायित्व तो ब्रह्मा के पुत्र मनु को दिया गया। वशिष्ठ, कामदेव, नारद, कात्यायन को विधान निर्माण का सदस्य बनाया गया। यानी कि उस समय भी कमेटी बनाई गई, विधान निर्माण कमेटी। जैसे संविधान निर्माते समिति थी, वैसे ही उस समय भी एक कमेटी बनाई गई विधान निर्माण के लिए। चंद महीनों में ही विधान तैयार हो गया। नाम दिया गया मनुस्मृति। इसमें समय समय पर संशोधन की खुली गुंजाइश रखी गई। बानून की यह पुस्तक गुलाम बनाने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है।
फिर आगे हम देखेंगे इंद्र का शासन प्रशासन कैसा था। और ये जब हमें दुर्गा जी बता रही हैं तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे समाज की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इस देवी ने जो इस कहानी में बताया है वो गलत नहीं बोला होगा, वास्तव में ये सच होगा। तो इंद्र का प्रशासन कैसा था ये भी जानिए दुर्गा जी की जुबानी। इंद्र ने सबसे पहले मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया, जिसका असर आज हमारे समाज में देखने को मिलता है। ये आप सभी जानते हैं, शिक्षा हमारे समाज में संविधान के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से थोड़ा बहुत तेजी पकड़ी है और आज भी शिक्षा से रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी गई, इतिहास और साहित्य को जला दिया गया, शिक्षकों के सिर काटकर पेड़ों में लटका दिए गए, जो भाग सके वो जंगल में छिप गए, वह आज आदिवासी जो भाग ना सके वे शूद्र और अतिशूद्र बनकर जीने के लिए बाध्य हो गए। तो साथियों यहाँ पे एक चीज तो ये आपको स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारा ये शूद्र समाज है, शूद्र कौन थे? जो नहीं भाग पाए, और ये अतिशूद्र कौन थे, और फिर आदिवासी कौन थे? ये कौन लोग थे भाई? आज भी अगर हम इनकी चर्चा करें कि ये कौन लोग हैं, तो आज तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने आप को क्षत्रिय, भले ही वो शूद्र से ही बिलोंग करते हों, लेकिन अपने आप को गौरवान्वित होने के लिए सामाजिक रूप से जो ताना बाना बना हुआ है, वो सामाजिक रूप का जो ताना बाना है वो इस तरह नहीं बना कि आप अपने आप को स्वयंभू कुछ भी घोषित कर लो। आज मैं यादव हूं, मैं चाहूं अपने आप को मैं कहने लगूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मण नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि जो सामाजिक मान्यता है वो सामाजिक मान्यता ब्राह्मण की नहीं है। मुझे सभी यादव जानते हैं, तो मुझे यादव ही मानेंगे, क्योंकि यहां जातियां त्यागने का सिस्टम नहीं बना है, धर्म त्यागने का सिस्टम बना है। एक धर्म छोड़ के आप दूसरे धर्म में जा सकते हो, लेकिन एक जाति छोड़कर आप दूसरी जाति में नहीं जा सकते, क्योंकि यह ताना बाना इतना सख्त बुना हुआ है। धर्म तोड़ सकते हो आप, लेकिन जाति नहीं तोड़ सकते। इसलिए ये जो हमारा समाज है ये दिन ब दिन इसी तरह का होता जा रहा है, और हमारे समाज के लोग जो थे, जिन्हें थोड़ा प्यार दुलार मिला, वो बेचारे शूद्र बन गए, और जिनको उनसे कम मिला वो अतिशूद्र बन गए, और जिन जो बिल्कुल निकल ही गए कि नहीं हमें इनसे मतलब नहीं है, वो आदिवासी कहलाए। ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इतना लंबा करके समझाया कि आपको स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में शूद्र कौन है। और हमारे समाज में और जो स्वयंभू उच्च जातियों में बिलोंग कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए कि वो उच्च नहीं, वास्तव में शूद्र से ही बिलोंग करते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो दुर्गा की आत्मकथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं चैनल वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है, चैनल को अच्छी जानकारियां मिलती हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएं, यही उद्देश्य। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।